हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पहला पार्ट। अगर हम लोग पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को डिवाइड करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला फेज़ जो होता है वो होता है मॉडरेट फेज़, फिर आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और फाइनली जो है गांधीयन फेज़। तो जो ये तीन फेजेज़ हैं, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट से गांधीयन, और पैरेलल में आपके रिवॉल्यूशनरीज़ का फेज़ चलता रहेगा। उसी के पैरेलल में आपके पास शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के भी जो हैं फेजेस जो हैं चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मॉडरेट फेज़ के बारे में पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। अब इस फेज़ को क्या कहा जाता है? तो कहता है कि ये जो फेज़ था उसको बहुत सारे लोग टी पार्टी पॉलिटिक्स भी कहते हैं, या फिर एक पॉलिटिकल मेंडिकेंसी वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए? मॉडरेट फेज़ के लिए। कि जिस समय कांग्रेस बनी थी उसके जो सचिव थे, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और उस समय के जो अपने मॉडरेट लीडर्स थे उनकी अप्रोच बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि हम लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गए जिस समय कांग्रेस जो है जस्ट स्टार्ट हुई है, और अगर अंग्रेज़ सप्रेसिव मेजर्स लेना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम लोगों की जो फ़िलॉसफ़ी है, हम लोगों का जो ऑल इंडिया मूवमेंट क्रिएट करने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि अभी तक इनके पास कोई भी मास सपोर्ट तो था नहीं। तो पहले जो 2 दशक रहे, 2 डिकेड्स, वो मॉडरेट फेज़ के लिए ही जो है फेमस है। मॉडरेट लीडर्स थे, मॉडरेट मेथड्स थे, हर एक चीज़ें जो है काफ़ी जो है सुलझी हुई थी, किसी भी तरीके का कोई भी जो है इसमें दिक्कत नहीं थी। तो कहा गया लगभग 1885 से लेकर के जब से कांग्रेस बनी उससे 1905 तक का टाइम, जब तक कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होकर के हम लोग स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक का जो टाइम पीरियड है हम लोगों का क्या कहलाता है? मॉडरेट फेज़। क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी काफ़ी मॉडरेट थी और जो तरीका था वो भी काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। तो दोनों वर्ड्स ध्यान रखेंगे, मॉडरेट एंड लिबरलिज्म। क्योंकि इनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो हैं अलग अलग लेवल पे यहाँ पे रूल कर रहे हैं, लेकिन जो टॉप लीडर्स हैं ब्रिटेन के, ठीक है, उनको एक्चुअली में जो है यहाँ पे जो लोकल लेवल पे चीज़ें चल रही है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली इनका मानना था कि अंग्रेज़ बहुत ही अच्छे हैं, बस उनको यहाँ की सही जानकारी नहीं है और लोअर लेवल पे अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और अगर सरकार को पता चलती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। तो इनका जो बिलीफ था अभी भी गुडनेस ऑफ ब्रिटिशर्स के अंदर मेंटेन था। इन्होंने ट्रिपल पी कहा जाता है कई बार, ठीक है, कि जो है यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं ये लोग 3 P's वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें एक होता है आपके पास प्रेयर, ठीक है, दूसरा होता है पिटीशन और तीसरा होता है प्रेस। तो ये 3 जो है मेन इनके जो है तरीके थे जिसके मदद से मॉडरेट्स अपना काम जो है क्या कर रहे थे? चला रहे थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ पिटिशन एंड प्रेयर एंड कंप्लीटेड वर्क नॉट टू एनॉय, यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से सोच के चलते थे कि भाई हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे ब्रिटिश रूलर्स जो हैं क्या हो जाए? नाराज़ हो जाएं। ठीक है, यानी एनॉय हो, नहीं तो फिर जो है उनके सप्रेसिव मेजर्स को जो है फेस करना पड़ता, जो इनके लिए पॉसिबल उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में तो नहीं ही था। ठीक है, फिर आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स के नाम जो अपने को ज़रूर से ज़रूर याद रखने चाहिए। जैसे कि आपके दादा भाई नेहरू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पी आनंद चार्लू, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इसके अलावा सर दिनसौ एदलजी वाचा थे, महादेव गोविंद रानाडे, शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष,
मदन मोहन मालवीय जी थे, बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचार्यार। अब वोमेंस जो थे इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका नहीं था। एक दो नाम है जो अपने को याद रखने चाहिए, जैसे एक नाम है कादम्बिनी गांगुली। पहली वोमेन ग्रेजुएट थी बैथुने कॉलेज से, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने जो है इस्टेब्लिश किया था जो है ब्रह्म समाज। तो इनके फादर जो थे वो ब्रह्म समाजी थे, और ये जो है इन द्वारका नाथ गांगुली की वाइफ थी। और 1890 में जब सेशन हुआ था अपना कांग्रेस का, तो इनको बुलाया गया था कि आप जो है कांग्रेस को क्या कीजिए, एड्रेस कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा पार्टिसिपेशंस जो हैं वुमेंस का भी हो। तो ये चीज़ें ध्यान में अपने को रखनी है। अब नेचर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। तो कहता है कि कैसा नेचर और कैरेक्टर था, तो लिबरल था, ठीक है। मेथड्स भी इनके लिबरल्स थे और डिमांड्स भी लिबरल था। रेडिकलाइजेशन नहीं था, यानी कि ये किसी भी तरीके के गुटबाजी या गुटबंदी में बिलीव नहीं करते थे। और इन्होंने जो है जो डिमांड्स मांगे थे वो भी जो है कॉन्सेशन और रिफॉर्म से रिलेटेड था। जो सिविल लिबर्टीज़ यानी लोगों के जो फ्रीडम्स होते हैं, ठीक है, जो पीपल्स जो हैं, जो फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन सब चीज़ों की बात थी। तो पीपल को जो है ये एक्सपेंड मिलना चाहिए, ठीक है। इसका डिमांड जो है कौन कर रहे थे, मॉडरेट लीडर्स कर रहे थे। और इनका मानना था कि हम लोग अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तित तो हो नहीं सकते। तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो होगा वो कैसा होगा, तो प्रोग्रेसिव इन नेचर होगा, कि आज थोड़ा सा इम्प्रूव किए, कल थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव करते चले जाएंगे, जिसके वजह से बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर जो है अपना होगा। और इसी वजह से ये जो भी सिचुएशंस होती थी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते थे कि चलो भाई कुछ तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं मिले उससे बढ़िया है कि कुछ तो मिलता चला जाए। तो नेचर और कैरेक्टर्स में ध्यान रखेंगे, लिबरल इन कैरेक्टर था, प्रोग्रेसिव इन आउटलुक था, नेचर काफ़ी डेमोक्रेटिक था इनका, ठीक है। और जिनके जो डिमांड्स थे वो भी बहुत ही सिंपल से थे, कि ये चाहते थे कि इंडियन पॉलिटी का डेमोक्रेटाइजेशन हो, यानी कि भारत के अंदर भी जो है क्या हो, डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी मतलब क्या था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ऐसा अब्राहम लिंकन जी का कहना था कि लोकतंत्र जो है यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए इन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, या फिर जो भी आपके वाइसरॉय के सेक्रेटारिएट्स होते हैं, उन सबों में जो है एडल्ट सफरेज से डायरेक्ट इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या किया जाए, भेजा जाए। इगैलिटेरियन इन आउटलुक के इंडियन लीडर्स जो थे हर एक तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस को अपोज करते थे, खास करके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। और उनका मानना था कि जो है क्या होना चाहिए, तो इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो इंडियंस थे, इन दोनों को अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस देना है तो उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक होना चाहिए, कि अगर एग्ज़ाम लंदन में हो रहा है तो एग्ज़ाम को कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाए, इंडिया के अंदर भी कंडक्ट करवाया जाए। तो वेस्टर्नाइजेशन आउटलुक था इनका, कि जो मॉडरेट लीडर्स थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन उनका था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन लोगों ने पढ़ाई करी थी, ठीक है। और जो आइडियाज़ थे वो भी काफ़ी वेस्टर्न थे, जो कि इनलाइटमेंट से रिलेटेड थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा आपका क्या था, फैक्टर हुआ करता था। अब आता है आपके पास कि जो कैरेक्टर था इनका, ये भी एक लिमिटेशंस में भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो था आपके टाउन्स और सिटीज़ में ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहे, गांव के तरफ इन्होंने बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं दिया। अब इनके अंदर जो मेन मेंबर्स थे वो भी सारे के सारे अपर या अपर मिडिल क्लास जो थे इंडियंस के, उसको बिलोंग करते थे। चाहे वो लैंडलॉर्ड की फैमिली हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन की फैमिली हो, लॉयर्स हों, प्रोफेसर्स हों। नेचर नॉन वायलेंट रहा इनका, क्योंकि ये लोग पीस पसंद लोग थे, ठीक है। इनको जो है ज़्यादा धरना प्रदर्शन, हड़ताल, मार पिटाई, ये सारी चीज़ें नहीं थी।
तो इनका फोकस रहा बिल्कुल कि जो है कि ये क्या करें, किसी भी तरीके से वायलेंट मेथड्स को जस्टिफाई ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। उसके अलावा कोई सेक्ट जैसा नहीं था कि हिंदू के लिए अलग मुस्लिम चल रहा है, मुस्लिम के लिए अलग चल रहा है, सिख के लिए अलग चल रहा है, लोअर कास्ट के लिए अलग चल रहा है। जो मॉडरेट फेज था, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सेक्टेरियन आउटलुक बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसके बाद जो है 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म करेगा, फिर हिंदू महाजन सभा जो है हिंदू महासभा का फॉर्मेशन होगा। मॉडरेट लीडर्स का क्या था कि उनका जो फोकस होता था वो कॉमन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर फोकस इनका रहता था, क्योंकि ये कभी भी जो है आपके क्लास जो है का प्रॉब्लम को ये लोग जो है नहीं ध्यान देते थे। जैसे वर्कर्स और पेजेंट्स की समस्याएं हैं तो उनको ये लोग जानबूझकर क्या करते थे, अवॉइड करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि मास जो है यानी जनता जो है वो इस तरह के चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका जो मेथड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, ठीक है, कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ एजिटेशन को फॉलो करते थे। चाहे वो प्रेस में लिखना हो, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में इंडियन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, पिटीशन देना हो, मेमोरेंडम, स्पीचेस, रिजोल्यूशंस, तो इन सब तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को क्या किया जाए, जो है इस तरीके के मना लिया जाए, ताकि जो है वो कुछ ना कुछ कंसेशंस जो हैं इंडियंस को क्या करें, प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी भी इनको ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस और फेयरनेस पे बिलीव था, और इनका इम्प्रेशन था कि ब्रिटिशर्स जो हैं अच्छे आदमी हैं, ठीक है, और वो आज नहीं तो कल इंडिया के साथ क्या करेंगे, जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो इंडियंस हैं, जो प्रॉब्लम इंडियंस को हो रहा है, वो किंग और क्वीन जो हैं आपके पास, क्या जो सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसीलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो है कि इन लोगों ने जो है लंदन में जाकर के भी क्या किया था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जिससे वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए कि ब्रिटिशर्स आखिर किस तरीके से इंडियंस को वहाँ पर रखे हुए हैं। तो कहता है कि इम्प्रेशन ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर सरकार को बताया जाए कि भाई जो यहाँ के गरीब हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, ये सब काफ़ी समस्या में हैं, तो वो ज़रूर से कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में अपने को मदद मिलेगी। ऐसा मॉडरेट्स का क्या था, मानना था। उसके अलावा मॉडरेट लीडर्स जो थे वो क्या बिलीव करते थे कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के लिए बढ़िया है और वो अभी कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि इनको लगता था कि अगर आपके ब्रिटिशर्स यहाँ से अभी चले गए तो यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट हो सकता है, एनार्की, पेनार्की नहीं है, एनार्की है, कि देश के अंदर भीड़ तंत्र आ जाएगा, क्योंकि सभी को तो रूल करना आता नहीं है, राजा रजवाड़े ख़त्म हो चुके हैं, और जो है आपको अगर जो है सत्ता मिल जाएगी तो फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इनका मानना था कि अगर अंग्रेज़ यहाँ से गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एनार्किज्म आ जाएगी, क्योंकि अभी उस तरह की मैच्योरिटी लेवल जो है अपने रूल के अंदर आया नहीं है। उसके अलावा In spite, moderates supported the British rule, but they opposed ongoing colonial exploitation. ब्रिटिश रूल के वो खिलाफ थे, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे उसके ये लोग जो है खिलाफ थे, ठीक है, कि यानी कि ये ब्रिटिश को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंडियन रिसोर्सेज का, ये चीज़ों का जो है स्ट्रांगली जो है कंडेम किया जाता था मॉडरेट्स के द्वारा। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट्स ही थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों के जनता के सामने लेकर के आए थे, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा, जिन्होंने एक किताब लिखी ऐसे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि पब्लिश हुई थी 1901 में, और वहाँ पे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दिया था कि अंग्रेज़ किस तरीके से भारत के संसाधन को, रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, ठीक है। भारत का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बर्बाद हो गया, किसके वजह से, तो अंग्रेज़ों के वजह से। बार बार जो है फेमाइंस हो रहा था, बार बार जो है बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ती जा रही थी, और इन सब के पीछे जो रीज़न माना गया है वो रीज़न है आपका
जो है ब्रिटिश रूल कि जो वे है तरीका है ब्रिटिश का यहाँ पे रूल करने का, वो तरीका गलत है और उस तरीके के वजह से बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसको, तो इंडियंस को। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्रिटिक थे ये। मॉडरेट्स हैव नो फेथ इन स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ कॉमन मासेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके मॉडरेट टाइम का कि इन लोगों को मास के ऊपर जो है विश्वास नहीं था। ठीक है, यानी कि वो जो है कॉमन मैन के पावर को जो है विजुलाइज नहीं कर पाए और उनको लगता था कि अंग्रेज़ों को उसके सामने जो है प्रेयर और पिटीशन से ही काम चल सकता है। तो ये जो है चीज़ें ध्यान में हम लोग रखेंगे कि मॉडरेट्स लोग लीडर्स जो थे उन्होंने कभी भी मास मूवमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया। उसके अलावा है नेशनल मूवमेंट फेल टू प्रोड्यूस एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज, जो सच्चाई है कि भाई जो है आपने 20 साल तक किया, आपने किया क्या, ठीक है, कि क्या आपका अचीवमेंट है। तो 1892 का एक एक्ट है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है कॉमन मैन के किसी भी बेनिफिट के लिए नहीं था। ठीक है, तो यानी कि कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है ड्यूरिंग मॉडरेट फेज इनको मिला नहीं। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अभी तक धर्मवाद जो है देश के अंदर पॉलिटिक्स में नहीं आया था। तो मूवमेंट जो था अभी भी सेकुलर इन नेचर था, लेकिन इसी टाइम पे सर सैयद अहमद ख़ान को जो है ब्रिटिश गवर्नर्स वाइसरॉयज़ बुला के कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेज़ जो है मुसलमानों का साथ दें तो आप उनको जो है कांग्रेस से पार्टिसिपेट करने से क्या कीजिए, रोकिए। ठीक है, तो मूवमेंट अभी भी क्या था आपके पास, तो सेकुलर इन नेचर था, क्योंकि अभी भी रिलीजन को उन्होंने ब्रिटिश स्ट्रगल के अंदर किसी भी तरीके को टूल नहीं बनाया था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, अगर आप इसको कंपाइल कर लेते हैं तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द मॉडरेट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब आता है आपके पास जो है इनका पैमाना कि क्या सच में ये सक्सेसफुल रहे, क्या सच में ये एकदम फेलियर थे, जीरो थे, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है इन्होंने डिमांड तो रखा। ठीक है, भले वो डिमांड इनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन खास करके इंडिया जैसे देशों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे हम लोग ब्रिटिशर से डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसको ना तो कंप्लीट फेलियर कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते हाँ भाई बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश रूल के ऊपर कभी प्रेशर डालने की कोशिश ही नहीं की ताकि वो जो है क्या करते हैं, हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करते। ठीक है, इट मस्ट एम्फेसाइज दैट मॉडरेट्स वर नॉट कंप्लीट फेलियर। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि ये कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि एफर्ट जो है आपका बनाया गया, एक सॉलिड बैकग्राउंड दी गई, बेस दिया गया, जिसके मदद से जो है आपका क्या था कि यहाँ पे आगे की चीज़ें जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट की। अगर यही नहीं होता तब तो फिर एक्सट्रीमिस्ट और गांधी जी तो आके भी क्या कर लेते। ठीक है, तो जो है एक बेस तो सॉलिड बेस जो है परफॉर्म बना करके दिया गया। एफ़र्ट्स जो थे पॉलिटिकल मैच्योरिटी लोगों के अंदर आए कि आखिर किस तरीके से जो है बातें करनी है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। उसके अलावा आपके पास था कि जो है पब्लिक सर्विस इनैक्टमेंट है आपके पास कमीशन, उसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट होती है 1886। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 में आया। इंट्रोडक्शन ऑफ रिजोल्यूशन इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स विद डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया अलॉन्ग विद द लंदन इन 1893 कि जो है एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पेश किया गया 1893 में कि जैसे लंदन में एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, वैसे ही इंडिया के अंदर भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। उसके अलावा वेबली कमीशन बनाया गया 1895 के अंदर, जो कुछ मेजर्स को जो है क्या करता है, लोगों के सामने लेकर के आता है और ये बताता है कि भाई कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसका पूरा हिसाब किताब करने के लिए जो है वेबली कमीशन बनाया गया 1895 के अंदर। सबसे बड़ी बात, इसने एक ट्रू कैरेक्टर जो है ब्रिटिश रूल का लोगों के सामने लेकर के आ गया, जिसके वजह से इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक माहौल बनता चला गया, जिसका फ़ायदा एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने क्या किया, निकाला।
क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं चले कि वे आपके जो है गरीबी, क्योंकि पहले क्या था कि गरीब हो रहे थे लोग, लेकिन उनको लगता था कि यार ये जो ज़मींदार है, ठीक है, हाँ, जो हमसे ज़्यादा जो है टैक्स ले रहा है उसके वजह से हम गरीब हो रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन जब इन्होंने बताया बेचारा ज़मींदार तो खुद परेशान है, क्योंकि उसको जो टैक्स कलेक्ट करना है उसको वापस किसको देना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना है, हाँ। तो यानी असल में जो प्रॉब्लम का जड़ है वो है आपका ब्रिटिश रूल। अगर ब्रिटिश रूल को हम लोग किसी भी तरीके से ख़त्म करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो जो एक्चुअल कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल का वो एक्सप्लॉयटेटिव है, ऐसा जो है लोगों को पता चला, और उसके वजह से वहाँ पे जो है एंटी ब्रिटिश डिसकंटेंट बढ़ता चला गया, और उसके वजह से जो है स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। कुछ लिमिटेशंस भी रहे, कुड नॉट अप्रिशिएट द रोल ऑफ कॉमन पीपल। नेशनल मूवमेंट जो थे टाउन्स और सिटी तक ही रह गए, कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्कशन चैम्बर्स यहीं तक रहता था, ठीक है। मूवमेंट जो है कभी भी स्ट्रीट पे नहीं आया अंटिल अनलेस स्वदेशी बॉयकॉट बंग भंग आंदोलन तक। मॉडरेट जो थे सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाए, और कॉमन से रिलेटेड कभी भी कोई इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रेज़ नहीं हुआ, और रेज़ हुआ भी तो उसका कोई इफ़ेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर नहीं पड़ा, और वो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली। अब यहाँ पे सेशंस और प्रेसिडेंट्स हैं, आपके प्लेसेस हैं जो आपको याद करना है 1885 से लेकर के 1905। अब कुछ फैक्ट्स हैं। 1890 कादम्बिनी गांगुली जो है कांग्रेस सेशन को एड्रेस करती हैं। 1889 के अंदर एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप किया गया था। 1890 में वीकली जर्नल इंडिया वाज स्टार्टेड टू एजुकेट द ब्रिटिश पीपल अबाउट द इंडियन इशू, कि भारत में किस तरह की समस्याएं भारत के लोग फेस कर रहे हैं ड्यू टू ब्रिटिश रूल, इसके बारे में डिस्कशंस होते थे। 1892 में बोला गया था कि जो है फ्यूचर प्लानिंग थी 1892 का कि हम लोग ब्रिटेन लंदन में जा कर के कांग्रेस का सेशन करेंगे, लेकिन उसी समय चुनाव वगैरह हुआ था जिसके वजह से ये डिमांड्स तो आपके रह जाते हैं, ठीक है, कभी भी फुलफ़िल नहीं होता है। अब कहता है कि शुरुआत में तो काफ़ी कोऑपरेटिव रहे थे, ठीक है, कि जब 1886 हुआ था तो जो कलकत्ता के अंदर सेशन था, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी वो भी कलकत्ता ही हुआ करती थी। तो जो है लॉर्ड डफरिन साहब थे उस समय वायसराय, तो उन लोगों को चाय पार्टी के ऊपर बुलाया गया था कि भाई कांग्रेस के सेशन में जितने भी लोग हैं तो वो लोग जो है क्या कीजिए, एक गार्डन पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी कांग्रेस के लिए लॉर्ड डफरिन के द्वारा। उसके अलावा 1887 में जब बात हुई मद्रास के अंदर जो है क्या करना है, सेशन ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वहाँ पे जो है ज़मीन वगैरह पोजीशंस वगैरह नहीं एक्वायर हो पा रहे थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसीज़ का जो गवर्नर था उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। लेकिन 1887 के बाद जब इनके डिमांड्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल होने लगे कांग्रेस के, तब अंग्रेज़ों को लगा कि यार हम तो गलती कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद से उनका जो एटीट्यूड था कांग्रेस के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा बदलता चला गया। जैसे लॉर्ड डफरिन जो है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे कि हु टर्म्ड कांग्रेस एज द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, तो लॉर्ड डफरिन। कर्जन साहब तो जो है बहुत ज़्यादा ही खफा थे, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है अभी गिरने वाला है, पड़ने वाला है, टॉटरिंग टू इट्स फॉल, और मेरी जो है दिली इच्छा है कि हम कांग्रेस को यहाँ पे दफना करके ही जो है क्या करें जाएं, ठीक है, हाँ, मैं शांतिपूर्वक कांग्रेस को मरने में मदद करूँगा, ऐसा जो है लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट हुआ करता था, ठीक है। 1887 के बाद कांग्रेस के मेंबर्स को डिसलॉयल बाबू, सेडिशियस ब्राह्मण, वायलेंट विलेंस, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, इस तरह के कमेंट्स को सुनना पड़ता था। अब कांग्रेसमैन जो थे डिसअपॉइंटेड कैंडिडेट फॉर द, मतलब बोला गया कि कांग्रेस के अंदर वही लोग हैं जो आपके जो हैं डिसअपॉइंटेड कैंडिडेट हैं ऑफिस, और डिसकंटेंटेड लॉयर्स हैं, ठीक है, जो किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कोई इंडिया जो है इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जॉर्ज हैमिल्टन थे, तो सेडिशियस एंड डबल साइडेड कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस के बारे में बोलते हैं कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो कैसा है, तो सेडिशियस है और डबल साइडेड कैरेक्टर है।
ब्रिटिश जो थे अब क्या किए भाई कि उनको लग रहा था कि नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे जो है गेन हो रहा है, तो इन्होंने सोचा कि चलो पहला काम अपन क्या करते हैं कि डिवाइड एंड रूल का तरीका अपनाते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह को बुलाया गया और बोला गया कि भाई आप क्या कीजिए, मुस्लिम्स को कांग्रेस को जुड़ने से मना कीजिए। राजा शिव प्रसाद थे बनारस के, उन्होंने खोला यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, और ये सब इसलिए खोले गए थे ताकि कांग्रेस को चैलेंज किया जा सके, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते हुए जो है यहाँ पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। 1890 के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉरबिडन टू अटेंड द कांग्रेस सेशन, कि उनको बोल दिया गया कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो कांग्रेस सेशन में जाकर के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ चीज़ें कंपाइल की गई है जो आपको याद करना है, जैसे इकोनॉमिक में है रेवेन्यू रिडक्शन, कंसेशन, रिलीफ इन टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, कटिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज़, ठीक है, इसीलिए जो है वेलबी में कमीशन बनाया गया था। लार्जर एलोकेशंस ऑन द एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर पे ज़्यादा खर्चा सरकार को करना चाहिए। एक्सचेंज रेशियो जो इंडिया की करेंसी है और ब्रिटेन की करेंसी है उसमें इजी होना चाहिए ताकि इंडियंस भी जो हैं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म करना है, यूनिलैटरल ट्रेड पॉलिसी को एबॉलिश किया जाए। पॉलिटिकल में था कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ मोर पावर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके इन नंबर्स को भी आप इंक्रीज़ कीजिए और उसके ज़्यादा पावर्स भी उसको क्या कीजिए, प्रोवाइड कीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय गवर्निंग काउंसिल, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं कैसे होने चाहिए, तो इंडियंस होने चाहिए। इन्होंने बोला कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग क्या कर देना चाहिए ताकि जो है आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का इफ़ेक्ट जो है कॉमन पीपल पे ना पड़े। प्रोविंशियल काउंसिल बनाइए, इंडियन काउंसिल एबॉलिश कर दीजिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलना चाहिए सिविल सर्विस में। एंड ऑफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की, कभी अफ़गानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, कभी बर्मा पे अटैक कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को क्या कीजिए, रोक दीजिए। एराउजल एंड कंसोलिडेशन ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, एजुकेटिंग एंड यूनाइटिंग इंडियंस। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक ड्रेन को रोकने की बात की गई थी। उसके अलावा इंक्वायरी की बात की गई कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कंडीशन फॉर कंट्री के लिए जो है एक इंक्वायरी बैठाई जाए। लैंड रेवेन्यू को रिडक्शन की बात की गई थी। सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने की बात की गई थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करना, एग्रीकल्चरल बैंक का डेवलपमेंट हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ एक्सटेंड हो और परमानेंट सेटलमेंट पूरे भारत में लगाया जाए। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में इनका था आर्म्स एक्ट ख़त्म करें, इंडियंस को भी जो है ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे रखा जाए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को क्या किया जाए, कम किया जाए। सोशल डिमांड्स में थे कि मोर एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज़, ठीक है, कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब पे जो है ज़्यादा खर्चा सरकार को करना चाहिए। उसके अलावा लिबर्टीज़ देनी चाहिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक ह्यूमन राइट्स सारे इंडियंस को मिले, ये ज़रूरी है। और इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ प्लांटेशन लेबरर्स, ठीक है, कि जो प्लांटेशन लेबरर्स हैं उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करना। टाइमली जस्टिस मिलना, रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन एरिया, सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ पुलिस की जो बिहेवियर है वो थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, सपोर्टिव होनी चाहिए। तो इस तरह के डिमांड्स जो थे रखे गए थे। अब ब्यूरोक्रेसी का इंडियनाइजेशन था आपके पास कि यूरोपियंस जो हैं, जो बहुत सारी सैलरी और पेंशन जो उनको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो इंडियन जो है अकाउंट से मिलता है। तो अगर इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज हो जाए, यानी यहाँ पे जो लोग हैं उन्हीं को काम मिले, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। रिवीज पेंशन्स जो थे इंग्लैंड में जो ऑफिसर्स थे वो भी उनको यहीं के पैसे से मिलते थे, ठीक है, तो जिसके वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ और ज़्यादा होता था। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके इंडियंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो डिमांड्स थी वो किसकी थी, तो जो है मॉडरेट्स की। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, तो फीचर्स के बारे में पढ़ा, फिर उनके कुछ सक्सेस के बारे में पढ़ा,
और फिर जो है उनके क्या डिमांड्स थे उसके बारे में पढ़ा। अब फाइनली अगर हम लोग कंक्लूज़न की बात करें तो कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट फेलियर था। हाँ, कुछ हद तक इन्होंने जो है सक्सेस हासिल किया, ठीक है, और उस समय इसकी डिमांड थी और जब सक्सेस था तो लोग जो है जानने लगे तो एक नाम फैलता चला गया जो बाद में आपके एक्सट्रीमिस्ट और गांधी जी के जो है काफ़ी हेल्प करेगा। फेलियर और सक्सेस जो है आपके बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस समय जो है इन्होंने किस तरह के सिचुएशंस को देखा था, ठीक है, क्योंकि वो उस समय वही चीज़ डिमांड कर रहे थे जो नेशनलिज्म के जो है भावना को क्या करे, बढ़ाए। हाँ, उसी चीज़ का डिमांड कर रहे थे कि जो है कि एक प्लेटफॉर्म बन सके जिसकी वजह से बाद में जो है आने वाले जो लीडर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो यहाँ तक अपन अच्छे से कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और तीनों चीज़ें याद रखेंगे। पहली चीज़ क्वेश्चंस में क्या लिखेंगे, फीचर्स, ठीक है, कि मॉडरेट फेज के फीचर्स क्या थे। दूसरा, इनका इवैल्यूएशन क्या रहा सक्सेस और फेलियर्स के अंदर। और तीसरा, इनके डिमांड्स कि मॉडरेट्स के क्या डिमांड्स होते थे। ये तीनों क्वेश्चंस लिख करके सबमिट करेंगे बाय टुमारो। थैंक यू।